गाइस आपका रीनीट का एग्जाम अब हो गया है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि आप ड्रॉप लेना चाहते हो या और कुछ करना चाहते हो अपने इस एग्जाम के अलावा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन भी होने वाला होगा, आपको पता होगा कि हाँ मैं इतने मार्क्स ले चुका हूँ कि मुझे सीट मिल जाएगी। लेकिन बात करें उन बच्चों की जो काफी टाइम ड्रॉप ले चुके हैं, 3-4 टाइम्स उनको ड्रॉप लिए हो चुका है। अगर वो सोच रहे हैं कि मैं अब इसके अलावा और कुछ देखूं, तो यार बहुत सारे ऑप्शन है एमबीबीएस के अलावा भी जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई उनकी तरफ भी आप देखो, उसमें भी आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर बात करो ड्रॉप वाले बच्चों की, तो भाई अगर आप कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लेके स्टैंड कर रहे हो तो आप ड्रॉप लो, अगले साल बहुत ही अच्छा अपना इतना बेस्ट देना कि आपको सीट मिल जाए। लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना कि देखो पैटर्न चेंज हो गया है, अब आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड होगा, ऑनलाइन मोड होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि एक महामंत्र है आपकी किसी भी सक्सेस का, मैं ये नहीं कहती नीट के एग्जाम का, कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक महामंत्र हमेशा याद रखना कि 1 बुक 1 टीचर एंड 1 टेस्ट सीरीज। इधर उधर कहीं भी मत भटकने लग जाना। हमेशा एक बुक को 10 बार पढ़ लेना, बजाय आप 10 सोर्सेज को पढ़ो। आपका ओवरव्यू क्या रहना चाहिए स्ट्रेटेजी का, आपको कैसे लेते हुए चलना अपना प्रिपरेशन को। सबसे पहले आपने क्लास ली, क्लास के साथ साथ आपको पहले तो क्लास में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी, उसी के साथ अपने नोट्स बनाओ क्लास के साथ, क्योंकि उस टाइम जो कुछ कुछ चीजें होती है जो टीचर बता रहा होता है, तो आप जब भी नोट डाउन कर लोगे तो वो बेस्ट रहेगा। बाद में हो सकता है वो आपसे स्किप हो जाए। ठीक है, उसके बाद अपने नोट्स को आपको 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज करना है, टाइमर सेट करके आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, और जो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसकी आपको ओएमआर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ओएमआर फीलिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आपके गलत हो जाते हैं अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी। और 3 मेन पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि जो भी आप क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको भूल गया हूँ, या ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको स्टार मार्क कर सकते हो। टेस्ट को बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि टेस्ट देखकर भी कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करोगे। एनालिसिस करो और उसमें इंप्रूवमेंट करने की आप कोशिश करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि आपने एनालिसिस करके भी छोड़ दिया और उसमें कुछ भी आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, और जो भी रिवीजन करो आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज करो, ऐसे इधर उधर फटाफट भागा दौड़ी में मत कर लेना कि बस खुद को एक मतलब इतना इंटरनल सेटिस्फेक्शन दे रहे हो कि नहीं मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो देखो मैंने आपके इस पार्ट को 3 फेजेस में डिवाइडेड किया कि आप कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो तो जुलाई से नवंबर आपको एक फाउंडेशन अपना बिल्ड करना होगा। गोल आपका रहना चाहिए कि आपको फर्स्टली 11th क्लास के चैप्टर को कंप्लीट करना है, देन आप अपना 12th को स्टार्ट करो। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूँ तो फिजिक्स में आपको मेनली फोकस करना है मैकेनिक पे, थर्मोडायनेमिक, वेव, एसी फर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चन करना। ऐसा नहीं है कि उसको उठा के पूरा ही आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से कर लेना। आपने जहां से भी कोचिंग ले रहे हो या ड्रॉपर हो, कहीं के भी आपने कोचिंग मॉड्यूल्स खरीदे हुए हैं तो वहां से आप कोचिंग मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करना। कोचिंग ले रहे हो तो वहां से डीपीपी जो मिलेगी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री में फिजिकल एंड ऑर्गेनिक की बात करूं तो भाई जीओसी की पकड़ करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेगी। बायोलॉजी में आपको रोज 2 घंटे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जरूर रीड करना है, ये टाइमर आपका फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बायो में जो एनसीईआरटी है वो मेन आपका बाइबल है, उससे ऊपर आपकी कोई भी बुक नहीं है। टारगेट रहना चाहिए आपका एटलीस्ट आपको, देखो अभी अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर स्टूडेंट हो तो भाई अभी आप 1-1 2-2 घंटे का टाइमर ले लेके थोड़ा थोड़ा स्टडी को स्टार्ट करो। एकदम से भी करोगे तो 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ोगे, फिर धीरे 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 आपको अपना क्या करना है, अपना टाइम को बढ़ाना है। लेकिन अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, अगर अभी भी वो पढ़ रहा है, तो वो एटलीस्ट कोशिश करे कि 8 से 10 घंटे आप अपना स्टडी को दो और 80 से 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। फेज 2 आपका रहेगा कि आपको दिसंबर से जब फैब का महीना आ जाएगा आपको कंप्लीटली सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना होगा। आपका गोल रहना चाहिए कि आपको क्लास 12th के सिलेबस को अब खत्म करना है इस फैब के मंथ तक, और साथ के साथ आपको 11th को रिवाइज करते हुए चलना है। वो इसलिए जरूरी है यार, अगर आपने जो पढ़ा हुआ होगा अगर आपको उसको साथ के साथ रिवीजन में नहीं रखोगे तो वो पढ़ा हुआ बिल्कुल पानी पानी हो जाए, क्योंकि कुछ आपको याद ही नहीं रहेगा। यार हमारा एक ह्यूमन ब्रेन है, हम भूल जाते हैं चीजें, तो हमें रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो बार बार आपको रिवीजन रखना होगा। स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप मॉर्निंग में अपने क्लास 12th के टॉपिक्स को लो और इवनिंग में कोशिश करो कि जो आपके 11th के वीक सब्जेक्ट थे और जो भाई आपका 11th का जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको आप वहां पे रिवीजन में डाल लो, उसकी प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अब स्टार्ट कर देना। देखो मॉक टेस्ट आपको जुलाई से नवंबर भी देने हैं, आपको पार्ट
सिलेबस टेस्ट है, ठीक है, आपको और हर एक चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वो आपको देने हैं। लेकिन जो ये मंथ होंगे ना दिसंबर से फेब, यहाँ पे आपका एक संडे फिक्स कर लेना कि मुझे इस टाइम 2 सिलेबस टेस्ट जरूर देना है। रिसोर्सेज सिर्फ आप एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यूज पे स्टिक रहो, और अगर कहीं से भी आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, कहीं के भी कोचिंग मॉड्यूल यूज कर रहे हो, तो उसी पे आप स्टिक रहो, उसको ही बार बार प्रैक्टिस उसकी करते रहो। फेज 3 आपका रहेगा कि आपको इंटेंस रिवीजन पे ध्यान देना है, मॉक्स पे ध्यान देना है। मार्च से लेके आपका जो एग्जाम डेट है वहां पे आपको फुल रिवीजन कर देना है पूरे सिलेबस का, और इस टाइम आपको अपनी स्पीड पे काम करना होगा, ठीक है। अब तो वैसे भी ऑनलाइन मोड हो गया यार, आपको अपनी स्पीड की जो एक्यूरेसी बहुत ही अच्छे से मेंटेन करनी होगी, आपको स्पीड पे ध्यान देना होगा, ठीक है। डेली आपका रूटीन रहना चाहिए कि दिन में आप कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, अपना मिस्टेक नोटबुक बना के रखो, जो भी आप भूल रहे हो, आपसे स्किप हो रहा है, आपसे गलती हो रही है, आपको आते हुए भी आप भूल जा रहे हो, ठीक है, उनको सबको सारी एक एक गलतियों को आपको मिस्टेक नोटबुक में डाल लेना है, और इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि जो जो आपकी मिस्टेक हो रही है वो आपके फाइनल एग्जाम में ना हो। आपका फोकस होना चाहिए फॉर्मूलाज के ऊपर, डायग्राम्स के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर। जो चीज़ें आप भूल रहे हो, फॉर्मूलाज हैं, अपने डेस्कटॉप है जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो, आपका स्टडी रूम है, आप दीवार पे चिपका सकते हो ताकि वो आपको सुबह शाम दिखे और आपको आप बार बार उसका रिवीजन कर सको, ठीक है। और बात करूं अगर डिसाइडिंग फैक्टर आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स देखो आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि भाई आप बायो करोगे, केमिस्ट्री करोगे, लेकिन रैंक जो ला के देगा ना लास्ट में फिजिक्स लाएगा। तो फिजिक्स के लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में आप करो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप सॉल्व हुए क्वेश्चन को करो, सॉल्व हुए क्वेश्चन में देखो कहाँ पे कैसे कंसेप्ट लगा है, कैसे फॉर्मूला यूज हुआ है, फिर धीरे धीरे आप उस तरह से अपने क्वेश्चंस बनाने लगोगे, ठीक है। फिजिक्स के लिए एक चीज बोलूंगी कि अगर 3 घंटा आप फिजिक्स को दे रहे हो तो उसमें से 2 घंटे आप क्लास को दो, 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी को दो, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। की रूल यही रहेगा आपकी सक्सेस का कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी आपके लिए किंग है, आपके लिए बाइबल है अगर बायोलॉजी की बात करूं, और साथ साथ केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की। बैकलॉग बिल्कुल मत होने देना, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे आपको मंथली भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं प्लानर की, आप मंथली करते चले जाओ। अगर आप मेरे साथ तो मंथली फॉलोअप करोगे तो आपके बैकलॉग नहीं होंगे। अगर बैकलॉग होते भी हैं तो प्लीज़ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर बैकलॉग को साथ के साथ कवर कर लेना, नहीं तो एग्जाम के टाइम में आते आते, महीने के लास्ट में आते आते आपको इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतना परेशान हो जाओगे ना कि बस आप फिर गिव अप कर दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी बैकलॉग मत होने देना, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना। लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं आपको, एनसीईआरटी है, मॉड्यूल्स, उनको 10 टाइम्स आपको रिवाइज करना है इधर उधर भटकने से बेटर। तो गाइज देखो आपके लिए 10 मंथ का प्यारा सा प्लानर था कि भाई आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेते हुए चलना है। आई होप ये वीडियो आपका हेल्प करेगा। अगर वीडियो हेल्प करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप ज़रूर मेंशन कर देना। और हो सके तो जितना अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इस तरह की वीडियो की नीडेड है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।